इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है तो ये अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इन सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। मतलब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, अरेंज करते हैं सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। तो इस जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। गोया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है तो वो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को उनके तमाम जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनकी बुनियाद पे अरेंज करती है। इलेक्ट्रॉन किस शेल में होते हैं, किस सब शेल में होंगे, किस ऑर्बिटल में होंगे, ये तमाम, और किस तरह का स्पिन होगा, ये तमाम जो है ये अरेंजमेंट कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम। इस अरेंजमेंट के लिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चंद उसूल हैं, 3 बुनियादी रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। एक जिसमें जो कि ऑफ-बा प्रिंसिपल कहलाता है, फिर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और उसके बाद फिर है हॉर्न्स रूल। ऑफ-बा प्रिंसिपल क्या है? ऑफ-बा जो है तो ये जर्मन जबान का एक लफ्ज है और इसका मतलब है, लफ्जी मतलब है बिल्डिंग अप, यानी कंस्ट्रक्शन, यानी तामीर करना। जैसे आप ईंटें लेते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो इस तरह लेके गोया इलेक्ट्रॉन्स, ईंटें हैं एटम की, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और आप एटम बिल्ड करते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, तो ये जो बिल्डिंग अप है इसको हम कहते हैं ऑफ-बा प्रिंसिपल। ऑफ-बा प्रिंसिपल को नील्स बोहर ने और वुल्फगैंग पॉली ने 1920s में दिया था। ये रूल उन्होंने दिया था, नील्स बोहर ने और पॉली ने, वुल्फगैंग पॉली ने। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रूल है, इसके मुताबिक आप उस सब शेल को पहले फिल करेंगे, यानी एटम में बहुत सारे सब शेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, बहुत सारे शेल्स हैं। तो शेल में सब शेल हैं, तो ऑफ-बा प्रिंसिपल कहता है कि आप उस सब शेल को पहले फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और इसका हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए उन्होंने उसूल दिया कि आप यूं कर लें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l, यानी वो किस शेल में है n, और l उस शेल के किस सब शेल में है, तो ये दोनों वैल्यूज जमा कर ले। जिसके लिए n प्लस l सबसे कम आएगा तो उस सब शेल को पहले फिल करें, क्योंकि उसकी एनर्जी लो होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि देखिएगा, उसूल ये है कि सब शेल जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करें। यानी आप मालूम करेंगे किसी एटम के लिए n, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या बनती है, और उसी इलेक्ट्रॉन के लिए फिर l क्या है। सो n प्लस l वैल्यू आप मालूम कर देंगे, और जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, n प्लस l, मसलन ये वैल्यू लो आती है और ये वैल्यू हाई आती है। तो ऑफ-बा प्रिंसिपल के मुताबिक जिसके लिए n प्लस l की लो वैल्यू है उसको पहले फिल करें, इसको फिल कर लें पहले। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, लिहाजा इसको पहले फिल कर लें। फिर जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू हाई आती है, तो ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल नहीं है, लिहाजा इसको बाद में फिल करें। ठीक है जी, फिल लेटर, बाद में फिल कर ले। अब जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n प्लस l ये वैल्यू बराबर आती है, तो फिर दूसरा पॉइंट इस रूल में यह है कि पहले कि जब n प्लस l की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बराबर हो, तो फिर आप उस सब शेल को पहले फिल करें जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो कम हो। यानी अगर आपने n प्लस l की वैल्यू मालूम कर ली है, n प्लस l वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जगह पे सेम आती है। तो अगर n की हाई वैल्यू है, n हाई है, शेल हाई है, और दूसरे केस में n की वैल्यू जो है वो लो आती है, तो इसको पहले फिल करें, फिल फर्स्ट, इसको पहले फिल करें, बिकॉज ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल है, लिहाजा इसको पहले फिल करें, और इसको बाद में फिल करें, फिल लेटर, बाद में फिल करें, बिकॉज ये लेस स्टेबल है। अच्छा, इसको समझने के लिए
हम यहां पर ले लेते हैं मुख्तलिफ शेल्स। एक एटम में मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। पहले शेल में मौजूद है 1s, सिर्फ 1s। तो यहां पर हमारे पास होगा इस टेबल में, यहां पे बात हो रही है कि सब शेल कौन सा है, और इस सब शेल के लिए n की वैल्यू क्या बनती है, फिर इसके लिए l की वैल्यू क्या बनती है, और फिर n प्लस l की वैल्यू क्या बनती है। अच्छा, कंसिडर कर लेते हैं पहले शेल को। तो जो आपके पास k शेल है उसके लिए यह है 1s। तो ये k शेल था, खत्म हो गया। तो चलिए आगे जाते हैं। अब जरा l शेल की बात कर ले। तो l शेल में होगा 2s और इसके बाद 2p है। इनके लिए हम बात करेंगे कि इनके लिए n प्लस l की क्या वैल्यू आती है। फिर तीसरा शेल है m, इसमें मौजूद है 3s, इसमें मौजूद है 3p और इसमें मौजूद है 3d। तो ये m शेल भी खत्म हो गया। कंसिडर कीजिएगा n शेल को। तो इसके लिए चूंकि 1 2 3 ये चौथा शेल है, तो ये होगा 4s, इसमें मौजूद है 4p, इसमें मौजूद है 4d और इसमें मौजूद है 4f। ये वाला शेल भी खत्म हो गया। कंसिडर कर लेते हैं हम पांचवें शेल को। पांचवें शेल में आप ले सकते हैं कि ये पांचवा शेल है 1 2 3 4 और ये 5। तो ये है L M N O आप कह दें। तो ये होगा 5s होगा, 5p होगा, 5d है, 5f है। वैसे तो आप 5g लिख सकते हैं, लेकिन हमें जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने मुख्तलिफ शेल्स के सब एनर्जी लेवल लिख लिए हैं। अब जरा हम इनकी n प्लस l वैल्यू देखते हैं। जरा ये नोट कीजिएगा कि अगर हमारे पास है s और फिर है p, d, f और g, तो इनके लिए जो l की वैल्यूज आती हैं, s के लिए होगी 0, p के लिए 1 है, 2 है, इस तरह f के लिए 3 है, और इसके अलावा g के लिए आप 4 लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अच्छा, तो देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, n जो है वो 1 है, l 0 है, तो ये वैल्यू 1 होगी। अच्छा, फिर 2s है, तो ये n की वैल्यू 2 है, ये n की वैल्यू 2 है। फिर तीसरा शेल का है, तो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3। ये चौथा शेल है, तो n की वैल्यू 4 आ रही है सब के लिए। पांचवा शेल है तो 5s, तो पांचवें शेल के लिए 5 है ये n की वैल्यू, और फिर यहां पर भी 5 है, ये भी 5। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब जरा l की वैल्यू, इस की को देख के आप लिख सकते हैं, जहां पे s है तो 0 लिखें, तो ये s है तो 0 लिख दिया है, ये भी s है तो 0 लिखा है, टोटल आएगा 2। और ये p है तो 1 लिखा है, देखें ना, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 3। m के लिए ये 3 है, फिर s है तो ये 0 होगा, इधर p है तो इसके लिए l की वैल्यू 1 है, d है तो l की वैल्यू d के लिए 2 आती है। जमा कर देंगे तो ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, इस तरह ये है। s है तो l की वैल्यू 0 है, p है तो l की वैल्यू 1 है, d है तो l की वैल्यू 2 है, और फिर l की वैल्यू 3 है। जमा कर देंगे तो ये आएगा 4, ये आता है 5, ये आता है 6 और ये आता है 7। इनको जमा कर ले। s की वैल्यू है तो ये s है 5s, तो s की वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी, इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी। फिर 5p है तो 1 है, फिर l की वैल्यू 2 है, फिर f है तो l की वैल्यू 3 आती है, और g है तो l की वैल्यू 4 है। जमा कर लेंगे तो ये होगा 5, ये होगा 6, ये आता है 7, और फिर ये हमारे पास है 8 और ये 9 है। ये n की वैल्यूज हैं मुख्तलिफ। मतलब ये है कि अगर आप इस तरतीब को देखते हैं तो 1s सबसे पहले होगा, यानी ये है 1s, फिर 2 है, कोई और वैल्यू 2 नहीं बनती, तो फिर इसके बाद आएगा 2s। अब एहतियात कीजिएगा कि यहां पर ये यहां तक तो ठीक है कि n प्लस l की वैल्यू इसके लिए कम है, इसके लिए ज्यादा है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो ये जो वैल्यू आती है 3 और ये, अब ये वाला केस है कि अगर n की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू सेम हो, तो इन दोनों में से n की वैल्यू लो जो है वो ये है, यानी n प्लस l तो बराबर है, लेकिन n की वैल्यू इसकी लो है, तो इसको हम पहले लिखते हैं, यानी 2p होगा,
और इसके बाद फिर ये आएगा जिसको हम कहते हैं 3s। बहरहाल ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हासिल करने के लिए आपको इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है, एक आसान तरीका भी है इसका, लेकिन ये जो ऑफ प्रिंसिपल है वो एक्चुअली इसी की बुनियाद पे है कि तमाम सब शेल्स को लिख लें, सब के लिए n+n की वैल्यू लिख लें, सब के लिए l की वैल्यू लिखें, फिर n और l को जमा कर लें तो ये n+l की वैल्यू आती है, और इसको फिर इस तरतीब से लिखें कि जहां पे n+l कम हो उसको पहले लिखें, जिधर n+l ज्यादा है उसको बाद में लिखें, और जिधर n+l बराबर हो तो फिर उसको पहले लिखें कि जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। आप इसको इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में n+l की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज आता है, n+l की वैल्यू में ये डिक्रीज आता है। और आप इसको यूं लिखेंगे कि सबसे पहले देखिएगा ये है 1s, फिर इसके बाद आता है 2s, फिर 2p और 3s, 3p और फिर 4s है, फिर 3d 4p 5s, फिर हमारे पास है 4d 5p 6s, ये है 4f 5d 6p और 7s। तो ये एक तरतीब बनती है। आप इस तरतीब को इस तरह लिखना चाहें मैं वो भी लिख लेता हूं, फिर एक और आसान तरीका बता देता हूं कि जिसकी मदद से इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी एंट्री टेस्ट में कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। तो ये है 1s, फिर इसके बाद है 2s, मैं वो लिख रहा हूं, फिर इसके बाद है 2p, फिर है हमारे पास 2p के बाद ये है, देखें इधर, ये है 3s, फिर इस एरो को देखें तो फिर है 3p और इसके बाद है 4s, इस एरो को देख लीजिएगा तो ये है 3d, फिर है 4p और फिर है 5s, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है 4d, फिर इसके बाद है 5p और फिर इसके बाद है 6s। मजीद लिखना चाहे तो ये होगा 4f, फिर इसके बाद है 5d, नेक्स्ट जो है वो है 6p और लास्ट में फिर 7s एंड सो ऑन। याद रखिए कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो n+l की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और जिधर वैल्यू सेम आती है, मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, लाइक ये देखिए 3p, इसके लिए भी 4 आती है और 4s के लिए भी 4 आती है। तो अगर n को कंपेयर करेंगे तो चूंकि n+l बराबर है तो उसको पहले लिखे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो, 3 जो है, तो हमने 3p4s लिखा है। देखें ये 3p4s है। इस तरह आप आगे जा सकते हैं। एक और केस में फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को देख लें, ये है 5, n+l 5 है, तो इधर भी तो ये 5 है, ठीक है जी, और इधर भी ये 5 है। तरतीब वही होगी, जब सबकी बराबर वैल्यू है तो उसको पहले लिखें जिसकी n की वैल्यू कम है, उसको बाद में लिखें जिसके n की वैल्यू ज्यादा है, उसे सबसे बाद में लिखें जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो उसको हमने यानी 5s को हमने सबसे बाद में लिखा है। और अगर आप देखेंगे 3d उससे पहले आता है 3d, और इसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि 4p जो है तो वो भी हमारे पास है 3d 4p 5s, बिकॉज इसके लिए वैल्यू कम है, फिर ज्यादा है, फिर और भी ज्यादा है। तो गोया इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है आपके पास, इस डायरेक्शन में n+l की वैल्यू में इंक्रीज आता है, यानी स्टेबिलिटी उस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है। जो मैंने कहा था कि आसान तरीका एक और भी है, और वो ये है कि देख लीजिएगा कि ये हमारे पास है सब एनर्जी लेवल, S है, P है, D है, F है और G है एंड सो ऑन। आप इनको उल्टे साइड से रिपीट करें, लाइक ये देखिए SS, तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये है S और फिर मैंने लिख दिया है S, फिर देखिएगा फिर है P और S, PS, तो इसको फिर रिपीट कर लें, ये होगा PS, फिर है PS, इसके बाद आता है D, P और S, तो ये होगा DPS, देखें ये है DPS और फिर आएगा DPS, फिर F को साथ लेके FDPS, FDPS, तो ये आएगा DPS, FDPS, फिर है FDPS एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास सारे एजीम्यूटल क्वांटम नंबर्स हैं, मतलब ये सब शेल्स हैं, तो अब हमने n लगा देना है। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन होती है n और इसके बाद है l, तो हमने l तो लगा दिए हैं, अब n लगाएं।
तो n का ख्याल रखें कि s को आपने स्टार्ट कर देना है 1 से, बिकॉज ये पहले शेल में होता है, तो ये 1s है, जो पहला s है वो पहले शेल में है, ये दूसरे शेल का s है तो 2s कहलाएगा, ये तीसरे शेल का, ये चौथे शेल का 4s, फिर है 5s, 6s, ये है 7s और 8s। नेक्स्ट जो है P को स्टार्ट कर दीजिएगा 2 से, बिकॉज जो पहला P आता है तो उसकी एनर्जी इतनी है कि वो पहले शेल का है नहीं, तो इसको हम कहेंगे दूसरे शेल का P है। ये 2P होगा, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। इसके बाद आता है हमारे पास D, तो D को स्टार्ट कर दीजिएगा 3 से, बिकॉज ये जो पहला D है इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये पहले शेल का नहीं है, ये दूसरे का नहीं है, ये तीसरे शेल का है, तो आप लिखेंगे इसे 3D। ये 4D होगा, ये 5D है और ये 6D। आखिर में रह जाता है F, तो F को आप स्टार्ट कर देंगे 4 से, तो ये पहला F है हमारे पास, ये वाला F, तो ये होगा 4F और ये फिर 5F। तो ये वही सीक्वेंस आती है 1s 2s, आप इसके कंपेयर कर ले। बहरहाल ये उसके मुकाबले में ज्यादा इजी है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो n प्लस l की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, और जहां पे बराबर है तो उस केस में हमने फिर उस सब शेल को पहले लिखा है जहां पे n की वैल्यू कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो याद रखें कि s में इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल जरा देख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन अब इजी है। आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह आप मुसलसल लिखते जाएं और जब तक इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये पहला रूल बनता है आपको प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आप उस सब शेल को पहले फिल करें जिसकी एनर्जी कम है, और इसका पता हमें इससे चलता है। आपको प्रिंसिपल में ये भी है, पहला पॉइंट ये है कि आप उस सब शेल को पहले फिल करें जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम आती है, और जिन सब शेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर आती है तो उसमें फिर आप उसको पहले फिल करें कि जिसके लिए n की वैल्यू कम हो।